नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोरेन आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड 4th ईयर की क्लास। बीएड 4th ईयर की क्लास और क्लास फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। इसमें जो आज अपने अध्ययन का विषय रहेगा वह है भारतीय राज्यों का एकीकरण। भारतीय राज्यों का एकीकरण व समस्या क्लियर। प्यारे बच्चों, भारतीय राज्यों का एकीकरण और समस्या, इनको जानने से पहले इसके जो पूर्ववर्ती जो समस्याएं हैं उनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए वो अनवरत रूप से चले आ रहे थे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कुछ भारतीय जनमानस का उत्साह, क्रांतिकारियों का उत्साह, उनकी लगन का फल था कि भारत देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद भारत में 562 देसी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथक प्रयास किए और भारत का एकीकरण किया। इसीलिए भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल कहलाते हैं। अतः अपने अध्ययन का विषय है, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद जो देसी राज्य थे भारत में, उनको एकीकरण को लेकर उनको क्या परेशानी हुई, कौन भारत में मिलना चाह रहा था, कौन पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था, क्योंकि बंटवारा भी हो चुका था। अतः आज हम इन भारतीय राज्यों के एकीकरण और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। क्लियर। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुआ था। इस संग्राम में अधिकांश भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग किया था। यानी समस्या ये थी, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद उससे पहले जहाँ देसी राज्य थे, भारतीय कुछ राज्य थे जो ब्रिटिश सत्ता को बनाए रखना चाहते थे और उन्हें दबाने, भारतीय जो विप्लव हुए थे, क्रांति हुई थी, आंदोलन हुए थे, उनमें दबाने में भी उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया था। परिणामतः 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन आया। महारानी विक्टोरिया की औपचारिक घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में देसी राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। यानी 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में यह बात कह दी गई थी कि जितने भारतीय राज्यों पर अधिकार है उससे अधिक राज्यों पर अधिकार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 1947 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन अलग चलता रहा और देसी रियासतों का प्रशासन अलग अलग चलता रहा। ब्रिटिश प्रांत हुए, देसी रियासतों के प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं थी। यानी देखने योग्य बात यह है, ये जो ब्रिटिश प्रांत है और देसी जो राज्य है, ब्रिटिश प्रांत उसे कहते हैं जिन पर ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन था या कंपनी शासन था या महारानी विक्टोरिया का शासन था, और देसी राज्य वह थे जिनके साथ जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उनके साथ उनकी संधियां थी। तो इनका प्रशासन और इनका प्रशासन अलग अलग रूप से चलता रहा। यानी प्रशासन में एकरूपता नहीं थी। जिस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था, तब ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूर्ण प्रचलित फूट डालो राज करो की नीति का पालन करते हुए भारतीय समस्याओं को उलझाने के प्रयत्न प्रारंभ किए। यानी जब आंदोलन हुए थे, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। जैसे पहले हिंदुओं को, मुसलमानों से सत्ता ले ली उन्होंने, फिर हिंदुओं को उन्होंने अपनी ओर मिलाया, क्योंकि मुसलमानों का वह विरोध कर रहे थे, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में थी और वह
शासक वर्ग थे और उनके प्रतिनिधि थे, उनके जो लोग थे वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश शासन बुरा है, तथा हिंदुओं को उन्होंने बढ़ावा दिया। फिर आगे चलकर आगे हिंदू वर्ग, तो उन्होंने मुसलमानों को अलग से भड़काना शुरू कर दिया। ये दोनों समझ आगे से आगे जाके समझने लगे, तो हिंदू वर्ग और प्रबल रूप से आंदोलन करने लगा, तो उनमें भी फूट डालने की बात कर दी। जो एंग्लो इंडियन है, सिख हैं और दलित वर्ग है, उनको तोड़ने की बात उन्होंने कर दी। यानी ये किन प्रकार में फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करने लगे और भारतीय जो समस्या है सुलझाने की अपेक्षा और अधिक बिगड़ती चली गई। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, यानी इन समस्याओं को और उलझाने के लिए लंदन में 3 सम्मेलनों का, गोलमेज सम्मेलनों का, जो अपने पूर्व क्लासों में आपने पढ़ा था, उनका अनुसरण किया। इन सम्मेलन में पहली बार भारत की देशी रियासतों की भावी स्थिति पर विचार किया गया। इन सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के भावी सुधारों के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया तथा ब्रिटेन की संयुक्त संसदीय समिति ने एक श्वेत पत्र पर विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 1935 का अधिनियम पारित कर दिया। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद कोई बात नहीं बनी, गांधी इरविन पैक्ट हो गया। उसके बाद यही हुई कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 का अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम में एक संघीय भारत संघ स्थापित करने की बात की गई थी, यानी भारतीय संघ स्थापित करने की 1935 के अधिनियम में बात की गई थी। यानी जो राज्य है उनको स्वतंत्रता देने की बात कही थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू करने की बात की थी। इस भारतीय संघ में देशी रियासतों को भी सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया। यानी ये जो संघ था उसमें देशी जो रियासतें थी उनको भी शामिल करने की बात की गई थी। लेकिन 1937 में जब यह लागू किया तथा चूंकि देशी राज्यों के शासकों ने संघीय व्यवस्था को लागू करने में अपने अवरोध उत्पन्न किए, अनेक अवरोध उत्पन्न किए। यानी देशी राज्य ये नहीं चाहते थे कि हमारा प्रशासन ब्रिटिश सरकार संभाले, अतः देशी राज्यों ने भी इनमें खूब अवरोध उपस्थित किए। अतः संघीय व्यवस्था को लागू ही नहीं किया गया। यानी जो बात 1935 के अधिनियम में थी संघीय व्यवस्था की, उनको लागू ही नहीं किया गया, क्योंकि देशी राज्यों के प्रतिनिधि जो लोग थे वह उसके विरुद्ध अवरोध खड़ा कर रहे थे। 1946 में मंत्रिमंडल मिशन ने यह घोषणा की थी कि भारत में देशी राज्यों एवं ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी जाएगी। यानी 1946 में ये घोषणा की गई थी कि अब जो ब्रिटिश सर्वोच्चता है वह समाप्त कर दी जाएगी। देशी रियासतों को यह भी अधिकार दे दिया गया कि उनकी इच्छा पर निर्भर होगा कि वे संघ संविधान को माने या ना माने। यानी भारत में जब संघीय व्यवस्था लागू होगी तो देशी राज्यों को ये अधिकार होगा कि वह उसको माने या ना माने। यानी एक तरह से फूट डालने की बात कर दी गई थी। स्वतंत्रता के समय की स्थिति। भारत की स्वाधीनता से पूर्व देश में 562 देशी रियासतें थी। 562 देशी रियासतें थी, यानी रियासतें 562 थी, जो समस्त भारत का 2/5 भाग क्षेत्र तथा 1/4 जनसंख्या इन रियासतों में निवास करती थी। यानी 1/4 जनसंख्या इनमें निवास करती थी और 2/5 भाग इनके पास था। यानी बहुत बड़ा भाग इनके पास था, जनसंख्या थी। प्रशासन, क्षेत्रफल, जनसंख्या और वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से इन राज्यों में भारी असमानता थे। यानी कोई रियासत बहुत बड़ी थी, किसी की आय ज़्यादा थी, किसी की आय कम थी, कोई रियासत छोटी थी, किसी की जनसंख्या ज़्यादा थी, किसी का प्रशासन अलग था, किसी का पृथक था। इस प्रकार इनमें भारी असमानताएं थी। इन राज्यों में वहाँ की जनता को कोई अधिकार नहीं थे। यानी इन रियासतों में जो जनता रह रही थी 1/4, उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए। कांग्रेस के बाद कुछ देशी रियासतों में नागरिक अधिकार एवं उत्तराधिकार सरकार के लिए आंदोलन हुए। यानी इन रियासतों में अधिकारों के लिए और उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन हुए। यानी यहाँ के लोगों ने चाहा कि अब शासन हमारे हाथ में भी हो, हमें भी कुछ अधिकार हुए, परंतु उन्हें कई विशेष सफलता नहीं मिली।
यह आंदोलन होते रहे, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार ने जब भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का निश्चय किया, तब 4 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। यानी 4 अगस्त 1942 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा देशी राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता पुनः राज्यों को लौटा दी गई। यानी ये जो देशी रियासतें थी, इनको वापस इनकी सर्वोच्चता लौटा दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियम पारित करके। अर्थात देशी रियासतें पूर्ण स्वतंत्र हो जाएगी और उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा वे चाहे पाकिस्तान में मिले या हिंदुस्तान में, अथवा वे स्वतंत्र रहे। यानी इस अधिनियम में ये बात मुख्य रूप से की गई कि वह भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या वह स्वतंत्र रहे, उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। जो एक भारत के अलग अलग भागों में विभाजित करने की बात थी, यानी विभाजित भारत छोड़ने की बात उन्होंने कही थी, जो भारतीयों के लिए असहाय थी। इस प्रकार अंग्रेज भारत से जाते जाते भारत की एकता को नष्ट कर गए। यानी भारत में फिर गए तो फिर फूट डालकर चले गए, यानी उनकी एकता और अखंडता को फिर नुकसान पहुंचा दिया, उनको नष्ट कर दिया। ब्रिटिश सत्ता के इस निर्णय से कुछ भारतीय नरेशों को हार्दिक प्रसन्नता हुई। यानी इस बात को लेकर जो देशी रियासतें थी उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम स्वतंत्र हो गए। क्लियर। और वे स्वप्न देखने लगे कि प्रारंभ में वह पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे, फिर मनचाही शर्तों पर भारत या पाकिस्तान में मिलेंगे। यानी देशी रियासतों के जो राजा थे वह ये बड़े प्रसन्न हुए कि हम चाहे जब तक स्वतंत्र रहेंगे, फिर अपनी इच्छा होगी, मन की मर्जी होगी, हम भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, हमें कौन रोकने वाला। इतना ही नहीं, यदि उनकी शर्त नहीं मानी गई तो वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकेंगे। यानी अगर उनकी बातें, अगर शर्तें नहीं मानी गई तो वह स्वतंत्र ही माने जाएंगे और स्वतंत्र रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय नरेश की इस प्रकार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वरिष्ठ अंग्रेज उत्तराधिकारी उत्तरदायी थे। यानी इस प्रकार की जो भावना उनके मन में आई उसके लिए अंग्रेज ही जिम्मेदार थे। उन्होंने भारतीय समस्याओं को जटिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी भारतीय जो समस्याएं थी उनको और विकराल रूप उन्होंने दे दिया, जटिल बना दिया। वस्तुतः अंग्रेजों ने भारत को बाल्कन देशों की भांति विभिन्न करने का षड्यंत्र रचा। जिस प्रकार यूरोप में बाल्कन जो राज्य हैं आपस में लड़ रहे थे, इसी प्रकार अंग्रेजों ने, भारतीय अधिकारियों ने देशी रियासतों के राजाओं के मन में ऐसी भावनाएं फैला दी कि आपकी मनमर्जी हो जो काम कीजिए। इस प्रकार ये राज्य उत्पन्न हो गए। उत्पन्न करने की बात उन्होंने सोची, किंतु भारत के जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इन देशी रियासतों के मनमर्जी के साथ या मनमर्जी के विपरीत इन देशी राज्यों का एकीकरण कर दिया। अंग्रेज चाहे जितना उनमें कुभावना भरे, किंतु सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण कर दिया। भारत का बिस्मार्क भी सरदार पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क यानी भारतीय जो राज्य थे उनका जो उनका गठन किया था वो पटेल ने किया था, क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो बिस्मार्क ने किया था। अतः बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार सरदार पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब सरदार पटेल और देशी राज्य, अब सरदार पटेल जी ने किस प्रकार देशी राज्यों का विलय किया वो इस प्रकार। 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई। यानी 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनके निर्देशन में रक्षा मंत्रालय की स्थापना की गई और उन्हें भारत की ओर से देशी राज्यों के साथ बातचीत करने का उत्तरदायी सौंपा। यानी भारत का एकीकरण किया जाए, ऐसी बात अंतरिम सरकार में थी और इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल साहब को सौंपी और देशी राज्यों से जो वार्तालाप है वो सारा का सारा उनको दे दिया गया अधिकार, उनको उत्तरदायित्व सौंपा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत के विभाजन के समय खेरपुर, बहलावपुर,
आधी रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई और शेष भारत में रह गई। सरदार पटेल ने भारतीय नरेशों से अपील की कि भारत के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए वे देश की अखंडता को बनाए रखने में मदद करें। यानी सरदार पटेल ने देशी रियासतों को कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आप सहयोग करें और मदद करें। सर्वप्रथम उन्होंने प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था जैसे 3 मुख्य विषयों के संबंध में ही राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया। यानी उनसे कहा आपकी जो प्रतिरक्षा है, रक्षा है, विदेशियों के साथ जो आपके संबंध है, जो अन्य राज्य हैं उनके साथ आपके जो संबंध है, और संचार व्यवस्था, इसके लिए हमें एक होना चाहिए, सम्मिलित होने का आग्रह किया। उन्होंने नरेशों को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय कांग्रेस राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने राजाओं को सांस्कृतिक भावनाओं को जागृत करते हुए उनके आर्थिक हितों की वकालत करते हुए मैत्री और सद्भावना का हाथ बढ़ाया। यानी पटेल साहब ने कहा आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको राजनीतिक फायदा होगा, आपको वित्तीय फायदा होगा, और आपसे संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने आगे से हाथ बढ़ाया। सरदार पटेल को इस कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन तथा राज्य मंत्रालय के सचिव वीपी मेमन और राजाओं की परिषद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला से पूरा सहयोग मिला। यानी माउंटबेटन, वीपी मेमन और पटियाला के राजा, उनसे पूरा सहयोग सरदार पटेल साहब को मिला। परंतु सरदार पटेल का कार्य सरल न था। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य सरल न था। भले उनके सहयोगी बने, किंतु एक जो एकीकरण का जो कार्य है वो बड़ा ही दुष्कर कार्य था। परंतु सरदार पटेल का कार्य सरल न था, क्योंकि 1937 ईस्वी में उपयुक्त 3 विषयों के संबंध में इन देशी राज्यों ने भारतीय संघ में होना बिल्कुल पसंद नहीं किया था। यानी 1937 में भी इन्होंने जो देशी रियासतें थी वह भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। 1935 के अधिनियम में यह बात की गई थी। 37 में लगभग ये व्यवस्था कहीं नहीं लागू की गई, क्योंकि देशी राज्य जो थे वो उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसीलिए वह उसके विरुद्ध बार बार मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, पसंद नहीं किया था। और नतीजा यह निकला कि 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। 1947 ईस्वी में तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। यानी 1935 और 1947 तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। अब 2 मुख्य बाधाएं आंकड़ी हुई। पहली बाधा जिन्ना द्वारा खड़ी की गई। यानी पहली जो बाधा थी मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया, उन्होंने खड़ी कर दी। वह देशी नरेशों को पथ भ्रांत कर रहे थे। यानी वह देशी जो राज्य थे उनको पथ भ्रांत कर रहे थे। पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिए वे भारतीय नरेशों को प्रत्येक शर्त को मानने को तैयार थे। यानी मोहम्मद अली जी जिन्ना सारी जो शर्तें थी देशी रियासतों के, उनको सबको मानने के लिए वह तैयार थे और उनको कह रहे थे कि आप पाकिस्तान का मैं आपका विलय करा दो, आपकी सारी शर्तें मंजूर है। दूसरी कठिनाई भोपाल के नवाब जैसे कुछ राजाओं ने खड़ी कर दी। ये नरेश पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के पक्ष में थे। यानी भोपाल के जो राजा थे न तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे न हिंदुस्तान में मिलना चाहते थे, और दोनों से संबंध स्थापित करना चाहते थे, और मध्य की स्थिति थी, यानी बीच में थे और ऐसी बात कर रहे थे ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रह सके। परंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने देशी नरेशों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक बंधनों का स्मरण कराकर दूसरी कठिनाई को दूर कर दिया। यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने दूसरी जो परेशानी थी, यानी दोनों से संबंध स्थापित करें और स्वयं स्वतंत्र रहे, इस स्थिति से समस्या जो थी उसको सुलझा दिया। देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रक्रिया तय कर दी गई। राज्यों को 2 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सुझाव दिया। यानी अब जो भारतीय राज्यों में देशी राज्य का विलय होगा वह 2 पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा। एक का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन और दूसरे का नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। पहले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके
कोई भी नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकता है, परंतु उसके लिए प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, यातायात, संचार का उत्तरदायी संघीय सरकार को सौंपना जरूरी था। यानी ये जो 4 अधिकार हैं, पहले पर आपने साइन करके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करके इन चारों के जो अधिकार हैं वो भारतीय संघ को सौंपेंगे, जिनमें क्या क्या थे? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, यातायात, संचार का उत्तरदायी भारतीय संघ को सौंपा जाएगा, पहले पर साइन करके। दूसरे दस्तावेज के अनुसार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अनुसार अंग्रेज राज्यों में केंद्रीय सरकार की जो स्थिति थी, अब उसके स्थान पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की व्यवहारिक स्थिति को मान्यता प्रदान करता था। यानी जो केंद्र की जो सरकार है, दूसरे जो लेटर पर साइन करेंगे तो उसमें आप जो केंद्र की सरकार है उसको अपने राज्य में मान्यता देंगे, ये बात थी। सरदार पटेल के प्रयत्नों से जूनागढ़, सौराष्ट्र, हैदराबाद दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर उत्तर भारत के अतिरिक्त सभी देशी रियासतें लगभग 136 भारतीय संघ में मिलने और भारतीय संघ को कुछ विषय देने तथा संविधान को मानने के लिए तैयार हो गए। यानी 136 रियासतें सरदार भाई पटेल और भारतीय संघ और संविधान को मानने के लिए तैयार हो गए। किंतु जो 3 जो लोग राज्य थे, इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिनमें मुख्य रूप से थे जूनागढ़ सौराष्ट्र, हैदराबाद दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर। अतः सरदार पटेल जी ने इनको भी भारतीय संघ में मिला लिया। पहला जूनागढ़, जूनागढ़ सौराष्ट्र। सितंबर 1947 ईस्वी में जूनागढ़ ने पाकिस्तान में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यहाँ पर मुस्लिम नवाब था, किंतु इस राज्य की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। यह राज्य भारतीय सीमाओं से घिरा हुआ था, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य भारत का अभिन्न अंग था। इसलिए वहाँ की जनता ने नवाब की कार्यवाही का जबरदस्त विरोध किया और एक स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। यानी जूनागढ़ में जो शासक था वो मुस्लिम था, बहुसंख्यक जो जनता थी वो हिंदू थी। अतः जूनागढ़ ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने की बात कही, किंतु वहाँ की जो जनता थी, बहुसंख्यक हिंदुओं ने इनका जोरदार विरोध किया और अस्थायी सरकार की स्थापना कर ली, स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर ली। भारत सरकार ने भी नवाब की कार्रवाई की घोर निंदा की। ऐसी स्थिति में नवाब अपने राज्य को छोड़कर पाकिस्तान चला गया और बाद में फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करके जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। यानी जूनागढ़ में जो नवाब साहब थे वह पाकिस्तान में मिलना चाहते और वहाँ पे जो जनता थी बहुसंख्यक थी, हिंदू थे, हिंदू जनसंख्या थी और वह भारत में मिलना चाहती थी। अतः दोहरी स्थिति हो गई। जनता ने जोरदार उसका विरोध किया। अतः जनता ने स्वतंत्र अस्थायी हुकूमत की स्थापना कर ली। स्थापना करने के बाद भारत सरकार की जो संघीय सरकार थी उसने भी इसकी घोर निंदा की। अतः नवाब साहब पाकिस्तान चले गए और जनता और वहाँ के जो जूनागढ़ है उसका भारत में मिले कर लिया गया फरवरी 1948 में जनमत संग्रह करके। ये इस प्रकार जूनागढ़ की समस्या का समाधान हुआ। नेक्स्ट हैदराबाद। नेक्स्ट है हैदराबाद दक्षिण भारत। जूनागढ़ की भांति हैदराबाद का शासक भी मुस्लिम था, परंतु वहां भी बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। हैदराबाद का राज्य भी चारों तरफ से भारतीय सीमाओं से घिरा था। यानी हैदराबाद की जो स्थिति थी दक्षिण भारत में वह मध्य की थी और चारों तरफ वह भारतीय रियासतों से घिरा हुआ था। यहाँ के मुस्लिम शासक निजाम कहलाते हैं को अधिक से अधिक सोना जवरात एकत्र करने की सनक सवार थे। यानी हैदराबाद के जो निजाम थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना जवरात एकत्र करने की उनमें सनक थी और ये दक्षिण में मध्य भारत, दक्षिण में बीच में स्थित थे। और यहाँ के जो शासक थे वे निजाम कहलाते हैं, हैदराबाद के निजाम। वह अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र समझा करते थे और अपने राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को कायम रखना चाहते थे। यानी वह स्वयं को भी स्वतंत्र समझते थे और अपने राज्य को भी
स्वतंत्र मानते थे और इसी स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। वह प्रजातंत्र को एक दूषित प्रणाली समझते थे, यानी राजा प्रजातंत्र का समर्थक नहीं था, उसे एक दूषित प्रणाली समझता था और राजाओं के देवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा के देवीय अधिकारों में, देवीय अधिकार क्या होते हैं बच्चों समझना। देवीय अधिकार का मतलब ये होता है कि शासक अपने जो राजा है उसकी स्थिति को यह मानता है और जनता को संबोधित करते हुए यह बात कहता है कि मुझे शासन का देवीय अधिकार मिला है, यानी ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर का आदेश है कि मैं आप पर शासन करूं। मैं ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हूं, मैं जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे आप पर शासन करने के लिए भेजा है। यह शासन का देवीय अधिकार है, यानी ईश्वर द्वारा प्राप्त राज्य। और राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, यह शासन का देवीय अधिकार है। और हैदराबाद का निजाम भी इसी बात को लेकर शासन कर रहा था कि मुझे ईश्वर ने आप पर शासन करने के लिए भेजा है। विश्वास रखता था। उसने अपने राज्य के शासन संबंधी सभी अधिकार अपने में केंद्रित कर रखे थे और शासन के देवीय अधिकार को मान रहे थे, तो शासन के जो भी अधिकार थे वो अपने ही हाथ में केंद्रित कर रखे थे। निजाम के अधिकारी भी उसी के सामान चालाक थे। 15 अगस्त तक उसने भारत के राज्यों मंत्रालय को संघ में सम्मिलित होने अथवा न होने के विषय में भ्रम में डाले रखा, यानी 15 अगस्त तक उन्होंने भ्रम की स्थिति बनाए रखी कि भारत में मिले या ना मिले। इसके बाद भी किसी न किसी बहाने से बातचीत लंबी खींचता रहा, यानी गेन के प्रकार वह बातचीत और लंबी खींचता रहा, यानी हम भारत में नहीं मिले होंगे, इस बात को लेकर आनाकानी टालमटोल बात कर रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में अंत में नवंबर 1947 में उसने भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी अब भारतीय संघ की जो स्थिति है वह हैदराबाद राज्य में भी लागू होगी। इस तरह उसने माउंटबेटन के दबाव में आकर स्टैंड स्टिल जो एग्रीमेंट था उस पर साइन कर दिया, परंतु संघ में सम्मिलित होने की बात टालता रहा। निजाम की शह पाकर मुस्लिम रजाकारों ने राज्य के बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना धमकाना और लूटना खसोटना प्रारंभ कर दिया। क्या हुआ? निजाम की शह पाकर, यानी जो शासक है उसकी शह पाकर मुस्लिम जो रजाकार थे बहुसंख्यक हिंदुओं को डराना धमकाना शुरू कर दिया और उन्हें लूटने लगे दिया। दिन प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती गई, यानी उन्हें लूटना प्रारंभ कर दिया निजाम की शह पाकर, तो स्थितियां दिन ब दिन बढ़ती बिगड़ती चली गई और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते गए। हैदराबाद राज्य से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों तथा सड़कों को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा, यानी जो राजमार्ग है, रेल मार्ग है, उनको क्षतिग्रस्त किया गया है, उनको भी लूट लिया गया। ऐसी बातें मुस्लिम शासक की शह पर की जा रही थी। मुस्लिम रजाकारों के नेता कासिम रिजवी ने तो यहाँ तक धमकी दी कि वह संपूर्ण भारत को जीतकर दिल्ली पर लाल किले पर अपना झंडा फहरा देंगे, यानी इन्होंने तो ये कह दिया कि हम तो पूरे भारत को जीत लेंगे और दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे अपना। जब तक माउंटबेटन भारत में था, निजाम से समझौते की वार्ता चलती रही, यानी जब तक माउंटबेटन भारत में थे और निजाम से समझौते की बात चलती रही, किंतु माउंटबेटन के इंग्लैंड लौट जाने के बाद हैदराबाद की स्थिति और बिगड़ गई। रजाकारों ने ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद निजाम की कार्यकारिणी के सदस्य जे.वी. जोशी ने त्यागपत्र दे दिया, यानी निजाम की कार्यकारिणी में जे.वी. जोशी जी थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि ब्राह्मणों को भी मौत के घाट उतारा जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया निवासी सिडनी कॉर्टन ने कराची से भारी मात्रा में रजाकारों को अस्त्र शस्त्र भेजना प्रारंभ कर दिए, यानी विदेशी ताकतें भी इनका सहयोग करने लग गई थी। रजाकारों ने उधर से गुजरने वाली गाड़ियों में लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। हैदराबाद की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। इससे हैदराबाद की स्थिति बिगड़ती चली गई क्योंकि वहाँ पर अत्याचार हो रहे थे। सरदार पटेल और वीपी मेमन ने निज़ाम को समझा बुझाकर रास्ते पर लाने की काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन अब स्थिति निज़ाम के नियंत्रण से बाहर जा रही थी, यानी अब जो स्थिति थी वह कंट्रोल से बाहर जा रही थी। हैदराबाद राज्य में रजाकारों का गुंडाराज कायम हो चुका था।
ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया। यानी अब भारत की जो सरकार है हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करना का विचार किया, क्योंकि वह हैदराबाद में दिन प्रतिदिन स्थिति को और बिगड़ने दे रहा था। जो रजाकार थे वो गुंडागर्दी कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे और गुंडा राज स्थापित कर दिया था उन्होंने। अतः भारत सरकार ने उन पर पुलिस कार्रवाई करने का निश्चय किया और सितंबर 1948 में भारतीय सेना को हैदराबाद में प्रवेश करके शांति एवं व्यवस्था कायम करने का आदेश दिया। यानी भारतीय सेना भेजी गई और वहां पर शांति और व्यवस्था कायम करने की बात कही गई। मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व में यह पुलिस कार्रवाई की गई। 5 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने मुस्लिम रजाकारों के प्रतिरोध को कुचल डाला। यानी जो मुस्लिम रजाकार गुंडा राज स्थापित कर दिया था उन पर 5 दिन में उन्होंने कार्रवाई करके सारा सफाया कर दिया। 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल जोशी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाला और हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। विवश होकर निजाम को नई व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ी। भारत सरकार ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसे प्रतिष्ठा की विशेष क्षति नहीं पहुंचाई। यानी भारतीय जो सरकार थी उन्होंने जो शासक था उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया, उसकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई। इस प्रकार हैदराबाद को भी भारतीयों देसी राज्यों के अंतर्गत भारत में विलय कर दिया गया। क्लियर? 2 हो गए, जूनागढ़ हैदराबाद। जूनागढ़ समझ में आ गया, हैदराबाद समझ में आ गया। अगला जम्मू कश्मीर की समस्या। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं सबसे अधिक गंभीर सिद्ध हुई। इस राज्य का शासक तो हिंदू था हरि सिंह, किंतु उनकी बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी। उनकी सीमाएं पाकिस्तान और भारत दोनों से मिलती थी। इसलिए कश्मीर के डोगरा शासकों ने भारत तथा पाकिस्तान किसी के साथ मिलने के स्थान पर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, किंतु पाकिस्तान को यह निर्णय पसंद नहीं आया। वह मुस्लिम बहुसंख्यक कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था। सर्वप्रथम पाकिस्तान ने कश्मीर की आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा उसे झुकाने की सोची। तब उसने कश्मीर राज्य को अनाज, नमक, पेट्रोल आदि आवश्यक सामग्री भेजना बंद कर दिया। यानी उसे आर्थिक नाकेबंदी की पाकिस्तान ने कश्मीर की, और उसे जो आवश्यक वस्तुएं थी नमक, पेट्रोल आदि उसे भेजना बंद कर दिया। परंतु जब उपाय अधिक कारागार सिद्ध नहीं हुआ, यानी ये उपाय काम नहीं आया, तो पाकिस्तान ने हिंसात्मक कार्रवाई या उपायों का सहारा लिया। पाकिस्तानी सहायता और प्रेरणा से वशीभूत उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कबाइलियों ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। यानी वहाँ के जो कबीलाई हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया कबाइलियों ने पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 दिन में ही कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला नामक स्थान पर पहुंच गए। यानी ये कबाइली थे, यह 4 दिन में ही जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर उससे 15 मील दूर तक पहुंच चुके थे। राज्य के अधिकांश मुस्लिम सैनिक भी कबीलाइयों से मिल गए। यानी राज्य के जो मुस्लिम सैनिक थे जम्मू कश्मीर के, वो भी इन कबाइलियों से मिल गए। 24 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता का अनुरोध किया। यानी कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह जी, उन्होंने भारत से सहायता मांगी, अनुरोध किया और कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने को तैयार हो गए। यानी कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए वह तैयार हो गए। 26 अक्टूबर को कश्मीर के मुख्यमंत्री मेहरचंद महाजन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। पंडित नेहरू उस समय तक कश्मीर की सहायता देने को तैयार नहीं हुए जब तक राज्य के मुख्य राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू को आश्वासन नहीं दिया कि राज्य से संवैधानिक शासन की शर्त पर वह और उनका दल कश्मीर को भारत में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में थे। यानी इनसे भी उन्होंने बात की
और वह जब तक सहायता नहीं देंगे जब तक यह दल अपना समर्थन नहीं देता। यह भी निश्चित किया गया कि बाद में कश्मीर के विषय पर जनमत संग्रह किया जाएगा। इस समझौते के पश्चात 27 अक्टूबर को हवाई मार्ग से भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची, जिसने दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया, श्रीनगर को बचा लिया। कश्मीर को अपने हाथ से निकलते देखकर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के नाम पर युद्ध में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। सेना के सामने उसकी एक न चली और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान सेना बराबर पीछे हटती गई। यानी भारतीय सेना के सामने उनकी एक न चली कबायलियों की और वह पीछे हटती गई। पाकिस्तान ने उनको समर्थन दिया किंतु उनके बस की बात नहीं रही। दूसरी ओर 1 जनवरी 1948 को भारत में सुरक्षा परिषद में यह शिकायत की थी कि पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके कबायलियों ने भारत के एक अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भारत पर बदनीयति का आरोप लगाया और भारत ने कश्मीर के विलय को असंवैधानिक करार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप 1 जनवरी 1948 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया। यद्यपि पाकिस्तान के आक्रमणों के कारण कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के पास है, यानी इस युद्ध के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के पास है। अधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से भी कोई लाभ नहीं हुआ और कश्मीर आज भी भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। यानी कश्मीर का जो भारत में विलय है वो स्टार्टिंग से ही भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य विवाद का कारण रहा है। आज भी यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्याओं को पाकिस्तान बार बार उठाता है, भारत अपनी बातें बार बार दोहराता है और यह मुद्दा आज भी चला आ रहा है। क्लियर? इस प्रकार भारत में जो ये देशी राज्य थे उनका विलय किया गया और आज की जो पहली क्लास है वो यही समाप्त होती है। बच्चों ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बुक से पढ़ाया है। बुक के अंतर्गत जो कुछ बातें थी उनको मैंने उठा कर लिया है और उससे मैंने बताया। क्लियर? थैंक यू।